के नीचे से किसी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल कार के नीचे एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, जिसे पुलिस और स्थानीय लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में हुए एक हादसे के बाद की तस्वीर है, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़क पर असल में क्या हुआ था, अब वो देखिए। 23 जुलाई को न्यूयॉर्क में हुआ ये हादसा सर्विलांस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सड़क पर एक महिला चलती हुई दिखाई दे रही है, साथ में एक छोटी बच्ची भी है। महिला सड़क पार कर रही है, यहाँ तक सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और एक दूसरी कार से टकराकर घूम गई। इस हादसे की चपेट में सड़क पार कर रही महिला भी आ गई। कार स्पीड में थी। एक्सीडेंट के बाद ये कार घूमकर इन दोनों से टकराई और सामने बनी इमारत में घुस गई, जहां बच्ची को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी पर बना ये पुल भी डूब गया। जरा देखिए किस तरह से ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसी ही पहलगाम से देशहित के स्पेशल एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखिए डीएनए सुधीर चौधरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के 2 जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे। एक जश्न मेडल जीतने का है और दूसरा जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का है। आज मणिपुर में मीराबाई चानू के स्वागत में जश्न मनाया गया और ये जश्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने की खुशी का है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरा जश्न अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने का है और हत्या का ये जश्न मिजोरम की पुलिस और वहां के स्थानीय लोग मना रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आज जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जहां कल असम पुलिस के 5 जवान मारे गए थे। आज हम आपको असम और मिजोरम की सीमा से देश को तोड़ने वाली इस हिंसा के बारे में पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर टिकरी बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां आंदोलनकारी किसान 8 महीनों से धरने पर बैठे हैं और उन्होंने इस पूरे इलाके को जैम करके रखा है। इस इलाके में जूते बनाने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो इस विरोध प्रदर्शन की वजह से बंद पड़ी हैं और इस उद्योग को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे देश के किसान शायद सुनना नहीं चाहेंगे, इनके जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो अपने रोजगार की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो इन मजदूरों के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए जिनके रोजगार इन्होंने छीन लिए हैं। और आखिर में हम आपको इंटरनेट पर भुला देने के अधिकार पर एक बिल्कुल नई किस्म की रिपोर्ट दिखाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती की है या अपराध किया है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन पर झूठे आरोप लगे, जिन्हें फंसा दिया गया। ये तमाम लोग उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन इंटरनेट इनकी गलतियों को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इंटरनेट पर ऐसे लोगों के नाम के सामने वही गलतियां और वही अपराध आ जाते हैं, वही तस्वीरें और वही वीडियोस आ जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर अपने आप को भुला देने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, क्या इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? ये आज एक बड़ा सवाल है और इस पर आज हम आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बेंगलुरु में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। बसवराज बोम्मई को येदुरप्पा का करीबी माना जाता है और वो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। बोम्मई बीएस येदुरप्पा की कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं।
बोम्मई 2008 में जनता दल सेकुलर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने से पहले वो जनता दल सेकुलर से 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार जनता की सरकार होगी। It will be a pro people and pro poor people governance. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में कोरोना वैक्सीन और बंगाल का नाम बदलने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने सरकार से पेगासस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। फोन टैपिंग को तूल देने पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बंगाल की जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। लोकसभा संसद अधिवेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बनी थी, वहां क्यों नहीं विषय उठाया? जब कोविड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने सारे लीडर्स को बुलाया, कांग्रेस तो वहां गई ही नहीं। ममता बनर्जी कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी। ममता गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं। गुरुवार को ही ममता का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होने की वजह से मुलाकात पर फिलहाल संशय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की और सांसदों से कहा कि वो विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को बेनकाब करें कि कैसे वो बैठकों का बहिष्कार करते हैं और संसद नहीं चलने देते। मेरी तो अपील होगी कि विपक्ष डिबेट करे, डिस्कशन करे, डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। सभी विपक्ष के नेताओं से चर्चा की है, बातचीत की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की और सांसदों से अपील की कि सांसद 16 अगस्त के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाएं, सरकार की 8 योजनाओं की जानकारी जनता को दें, आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 गांवों का चुनाव करें, गांव में 75 घंटे रुककर देश की उपलब्धियों पर बात करें, 75 साल पर होने वाले कार्यक्रम में जन भागीदारी तय करें, 25 साल बाद के भारत की कल्पना पर लोगों से सुझाव मांगे, नागरिकों को उनके कर्तव्यों की जानकारी दें। ये जन आंदोलन के रूप में इसको जन भागीदारी के साथ इसको विकसित करना है, ये भाव आज प्रकट किए प्रधानमंत्री जी। कृषि कानून और पेगासस फोन टैपिंग मामले पर विपक्ष ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। पेगासस मामले में न्यायिक जांच की मांग लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में कार्यवाही ठीक से नहीं चलने दी। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर वेल में घुस गए। लोकसभा में भी स्पीकर के समझाने का असर नहीं हुआ। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। हंगामा नहीं रुकने पर दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित करने पड़े। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करे कि न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। सरकार ने कहा पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष खुद हंगामा करके मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। इस बीच बीजेपी के सांसदों ने आज फोन टैपिंग की जांच कर रही आईटी मामलों की स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी ने समिति अध्यक्ष शशि थरूर पर मनमानी करने और एजेंडा लीक करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला लोकसभा की वेल में आज रात भर धरने पर बैठे हैं। असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने कल असम मिजोरम के डीजीपी और गृह सचिव को दिल्ली बुलाया है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कहा कि वो अपनी जमीन सुरक्षित रखेंगे। 3 battalion of commando will be deployed in Assam Mizoram border so that 3000 police will be there, but we will not go in their territory. That will be within our territory. We are going to protect our territory. मिजोरम के साथ सीमा विवाद में कल शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी गई। मिजोरम से राज्यसभा सांसद बनलाल वेना ने कहा कि अगर असम पुलिस फिर से आएगी तो सभी की हत्या कर दी जाएगी। And they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। आज हम सबसे पहले आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 2 जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे। एक जश्न मेडल जीतने का है और दूसरा जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का है। और ये दोनों जश्न भारत के उत्तर पूर्व में मनाए जा रहे हैं। आज मणिपुर में मीराबाई चानू के स्वागत में जश्न मनाया गया क्योंकि आज वो अपने घर पहुंची हैं। और ये जश्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने की खुशी का है। भारत के लोग इस मेडल को जीतने के बाद कितने खुश हैं, ये उसका जश्न है, जिससे आपको राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देगी, जिससे देखकर आप गर्वान्वित महसूस करेंगे क्योंकि ये जो काफिला है ये मीराबाई चानू का है। और देखिए, आप काफिले को देखकर आप समझ जाएंगे कि उनके गृह राज्य मणिपुर के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके देश भारत के लिए एक मेडल जीता है और वो भी ओलंपिक खेलों में। मेरा भाई तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि ये काफिला किसी नेता, किसी फिल्म स्टार या हो सकता है कि किसी बहुत बड़े क्रिकेटर का हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये काफिला मीराबाई चानू का है। आज जब मीराबाई चानू अपने गृह राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंची तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से जब उनका काफिला निकला तो ये लोग उनके साथ साथ चलने लगे और धीरे धीरे ये स्वागत जीत की एक महारैली में बदल गया। कहीं असी गाड़ी मसाज तता मेरा भाई और आज मीराबाई चानू को रिसीव करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद वहां पर मौजूद थे। और ये जो काफिला देख रहे हैं, इस काफिले में भी मणिपुर के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तो एक जश्न आपने देख लिया। ये एक भारतीय के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आपको बहुत सुंदर दिखेगा, आपका तालियां बजाने का दिल करेगा। लेकिन अब आपको दूसरे जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं और ये जश्न भी इस जगह से 250 किलोमीटर दूर मनाया जा रहा है। और यह जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का जश्न है। हत्या का यह जश्न मिजोरम की पुलिस और वहां के स्थानीय लोग मना रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने असम पुलिस के 5 लोगों की हत्या कर दी थी, 5 जवानों की हत्या कर दी थी। आज जी न्यूज की रिपोर्टिंग की टीम उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जहां कल असम पुलिस के 5 जवान मारे गए थे, जिस जगह पर ये हिंसक घटनाएं हुई थी। आज हम आपको असम और मिजोरम की सीमा से देश को तोड़ने वाली इस हिंसा के बारे में पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि मीराबाई चानू का स्वागत जिस जगह पर हो रहा है, आज हुआ, उस जगह से ये जगह 250 किलोमीटर दूर है। और 250 किलोमीटर के अंतर में ही अब आप देख लीजिए, इसी देश की तस्वीरें एकदम बदल चुकी हैं। दिन और रात जैसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। इम्फाल में जश्न मन रहा है टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने का, इस देश की कामयाबी का। और यहां से 250 किलोमीटर दूर असम और मिजोरम बॉर्डर पर जश्न मना रहे हैं लोग अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने का, असम पुलिस के 5 जवानों की हत्या करने का, जहां 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। और यह जश्न मनाया जा रहा है मिजोरम की पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा।
आज असम के सिलचर में खूनी संघर्ष में मारे गए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। अब बड़ी बात यह है कि ये जो 5 शहीद जवान जिनके शव अभी आपने देखे, ये भारत की सीमा पर लड़ते हुए नहीं मारे गए। ये भारत के देश के दुश्मनों से नहीं लड़ रहे थे, ये चीन की सेना से नहीं लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान की सेना से नहीं लड़ रहे थे, ये आतंकवादियों से भी नहीं लड़ रहे थे, ये अपराधियों से भी नहीं लड़ रहे थे। ये देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं, ये देश के अपने ही लोगों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इनकी जान बाहर के किसी दुश्मन ने नहीं ली, इनकी जान देश के अंदर बैठे अपने ही दुश्मनों ने ली है। अब आप सोचिए, अगर अपने ही लोग हमारे दुश्मन बन जाएं, अगर हमारे अपने ही हम पर गोलियां चलाने लगें, अगर हमारे अपने ही हमारी जान ले लें, तो फिर क्या होगा? अगर इस देश की 2 पुलिस फोर्स आपस में ही भिड़ जाएं और एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाएं, और फिर उसमें से एक राज्य के लोग और एक राज्य की पुलिस इस पर जश्न भी मनाए कि हमने असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, तो आप सोच सकते हैं कि उस जगह का क्या भविष्य हो सकता है। लेकिन दुख है इस बात का कि हमारे जो जवान हैं, इनकी जानें देश की सीमा पर लड़ते हुए नहीं गई, इनकी जो जान गई है वो देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों ने ली है। हमारे ही जो अपने लोग हैं, जो हमारी सीमा के अंदर हैं, सीमा पार से नहीं, जो सीमा के अंदर रहते हुए हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने ये जान ले ली है। असम की सरकार ने इन जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन इससे क्या होने वाला है? जिसे जाना था वो चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है, उनके परिवारों को भी जीवन भर कितना दुख रहेगा इस बात का कि उनके परिवार के जो बहादुर जवान थे, ये लोग अपने ही लोगों द्वारा मारे गए। असम और मिजोरम की सीमा पर जिस जगह पर यह खूनी संघर्ष हुआ था, वहां अब सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हर कंपनी में 135 जवान होते हैं, यानी इस हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल के 675 जवान वहां पर तैनात हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले की अब कड़ी निगरानी कर रहा है। फिलहाल आज रात 9 बजे तक इन इलाकों से हिंसा की खबरें नहीं आई हैं। ये जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, और हालात अभी यहां पर स्थिर हैं। असम की सरकार ने इस खूनी संघर्ष में मारे गए जवानों की याद में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 7 सदस्यों का एक दल इन इलाकों में भेजेगी और इस दल का नेतृत्व असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा करेंगे। हैरानी की बात यह है कि असम और मिजोरम के बीच यह सीमा विवाद 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और आजादी के बाद से असम में कांग्रेस की 11 सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं। लेकिन अब राजनीति करने के लिए वो अपने नेताओं का एक दल बाकायदा इन जगहों पर भेज रही है। एक और बड़ा अपडेट यह है कि असम के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि इस खूनी झड़प के दौरान मिजोरम की पुलिस ने असम पुलिस के जवानों पर लाइट मशीन गन्स का प्रयोग किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और यह आरोप लगाया है कि असम पुलिस के जवानों को मारने के बाद मिजोरम पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया था। और ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री ने खुद ये वीडियो ट्वीट किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये लोग जो जश्न मना रहे हैं, ये सीमा पार से आए घुसपैठियों को मारने का जश्न नहीं है, ये देश के दुश्मनों को मारने का जश्न नहीं है, ये अपने ही लोगों को मारने का जश्न है।
असम के मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि वो असम के वन क्षेत्र में अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और राज्य की सीमा सुरक्षा की मांग करेंगे। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि वो असम की 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। That these are the forests. So Assam is doing a responsibility for mankind by protecting our forests. So now from Assam side there is no construction. The question is in reserve forest, how can one do construction? That whatever may be the provocation will be there. Will not give our land. But beyond that, we have no fight with Mizo people. Why we should have fight? So question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between two states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. Only thing that we may die, we will fight, but we are not going to encroach an inch of land from Mizoram. But we have to protect our land. But tomorrow if government of India say, no, give all this land to Mizoram, we will give, because after all it is India's land. तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीमा है ये कोई भारत और चीन की सीमा नहीं है, ये 2 राज्यों के बीच की सीमा है, मिजोरम और असम की सीमा है। लेकिन देखिए बात किस तरह की हो रही है। ऐसा लगता है और वो कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। इससे पहले इस तरह के जो बयान होते थे हम चीन के संदर्भ में दिया करते थे, पाकिस्तान के संदर्भ में दिया करते थे कि हम अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आज एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य के से अतिक्रमण को लेकर इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। ऐसे हालात भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं इस समय इस जगह पर। जी न्यूज देश का ऐसा पहला चैनल है जो असम और मिजोरम के उन इलाकों में पहुंच चुका है जहां कल यह खूनी संघर्ष हुआ था। आज हमने वहां से इस पूरे मुद्दे पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है, तैयार की है आपके लिए, जो आपको इस मामले से जुड़ी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देगी। और ये इस खूनी संघर्ष पर ग्राउंड जीरो से देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट है, आप भी देखिए। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में जिस तरीके से 5 असम पुलिस के जवानों की जान गई और एक सिविलियन की भी जान गई, उसके बाद भले ही शांति हो यहाँ पर, लेकिन हम उस इलाके में पहुंचे हैं जब जो मिजोरम पुलिस और दूसरी तरफ असम पुलिस के लोग जो है आमने सामने थे, फायरिंग हुई, सीआरपीएफ को तैनात कर लिया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर इस इलाके में 5 कंपनी सीआरपीएफ को तैनात कर लिया है। और कल जब ये घटना घट रही थी और उसके बाद ही एमएचए ने निर्देश दिए थे कि दोनों राज्यों की जो पुलिस है उनको नो मैंस लैंड से विड्रॉ करना है, और साथ ही 2 कंपनी सीआरपीएफ को तैनात कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद आज सुबह 3 कंपनी और सीआरपीएफ को यहाँ पर लाया गया है। 2 किलोमीटर अंदर आके मिजोरम पुलिस और मिजोरम फोर्स बैठ के वहाँ पे असम की पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अचानक घर सब छोड़ के उस तरफ भाग गए हम लोग सब। बहुत ज्यादा हुआ है फायरिंग, कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा लगातार फायरिंग हुआ है। सबको आतंकी एक माहौल बन गया था, सब लोग इधर से वो पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि लगातार 1.5-2 घंटे तक जो है फायरिंग हो रही थी, तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं था, लेकिन अपने घर छोड़कर जो है वो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो दूसरी तरफ आ गए। काफी आतंक मचा था हम लोग का परिवार में, तो सब लोग बच्चे जितनी भी बहन है औरत है सब लोग यहाँ से भागे थे। हम लोग का यहाँ से सब रात को सोए भी नहीं है, घर में कोई सोया भी नहीं है। यहाँ से सब जान के मतलब अपना आतंक की वजह से, जान के डर से सब लोग यहाँ से भाग गए थे। हम सीधा आरोप है मिजोरम की पुलिस पर कि उन्होंने हाइट को डोमिनेट कर लिया था और लगातार कई घंटों तक जो है वो फायरिंग करते रहे। मिजोरम पुलिस तही अल्लाह दोई वक्लौनी कई ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी चोटें आई है और भी आदमी हॉस्पिटल में है।
4-5 आदमी हार और है हमारे ऊपर में इधर भी लगा पाथर से इटाया हम लोग का 2 गाड़ी पूरा टूटा दिया। जो पूरा फोर्स आया है, पब्लिक भी आया है, फोर्स आया है, पत्थर मारा है, गुट्टी मारा है, जो हमारा यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये ऐसा तो घर बहुत था यहाँ पे, गए साल में पूरा सब एक रात में पूरा साइड पूरा खाली कर दिया, जला दिया में जो लोगों ने। विवाद तब ज्यादा आगे बढ़ा है जब असम पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, स्पेशली ये जो काचर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो एसपी है वैभव निम्बलकर चंद्रकांत, वो देखते हैं कि कुछ सिविलियंस जो मिजोरम साइड में है, जो कोलासिब जिला पड़ता है, वेरांगटे इलाका पड़ता है, वो जो है असम के टेरिटरी में घुसकर सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। उसके बाद ही असम पुलिस के एसपी जो है वो मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी को ये कहते हैं कि उस काम को इमीडिएटली रोक दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर कोलासिब जिले के एसपी कहते हैं कि वो काम को तभी रुकवाएंगे या फिर जो सिविलियंस मिजोरम साइड में जो वहां पे हंगामा कर रहे थे उनको तभी रोकेंगे अगर असम पुलिस की जो फोर्स है वो विड्रॉ हो जाती है। ये जो है पूरा इलाका क्योंकि हिल टॉप है, क्योंकि ऊंची पहाड़ी है, हाई ऑल्टीट्यूड में ये बनाया गया है कैंप, क्योंकि जिस तरीके से कुछ इलाके में हाई ऑल्टीट्यूड में कहे या फिर हिली एरियाज में मिजोरम की पुलिस ने डोमिनेट कर लिया है, इसलिए असम अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर सके इसलिए इस तरीके के अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके के कई कैंप्स बनाए गए हैं और ये हाइट पर है ताकि नीचे जो गतिविधियां होती है उस पर नजर रख सके। और ये पूरे कैंप्स जो है इसी तरीके के कैंप्स को तैयार किया गया है बिल्कुल मिजोरम बॉर्डर के पास। सिलचर से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो जैसा अभी तक आपने देख लिया होगा कि असम के सिलचर से वही जगह जहां पर ये खूनी संघर्ष हुआ है, हमारी सहयोगी पूजा मेहता वहां पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए वहां से फाइल कर दिया जो अभी अभी आपने देखी। अब हम पूजा के पास चलते हैं और पूजा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, सबसे पहले तो आपने ये बहुत बहादुरी का काम किया कि आप उस जगह पर इतनी जल्दी पहुंच गई हैं। अब हमारे बाकी के दर्शकों के लिए, पूरे देश के दर्शकों को आप ये बताइए कि इस समय वहां क्या स्थिति है जब आप वहां पहुंची हैं। तो देखिए सुधीर जी, ये जो इलाका है जो कल फ्लैश पॉइंट बन चुका था असम और मिजोरम की जो सीमा के बीच नो मैंस लैंड का जो ये इलाका है, अभी फिलहाल तो वहां पर शांति है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कल जब ये खूनी संघर्ष हो रहा था और वो हिंसा की चपेट में 6 लोगों की जान चली गई, 5 असम पुलिस के जवान मारे गए और एक सिविलियन भी मारा गया, तो उसके बाद ही गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा और संग जो है ये कह दिया कि दोनों राज्यों की जो पुलिस है वो इमीडिएटली डिसएंगेज करे और उस इलाके से विड्रॉ करे। उसके बाद ही वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर लिया गया है, सीआरपीएफ की 5 कंपनीज को वहां पे तैनात किया गया है और साथ ही दोनों राज्यों के पुलिस को ये कहा गया है फिलहाल जो है जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता उस पूरे इलाके में डिप्लॉयड रहेगी सीआरपीएफ और उन्हीं के निगरानी में रखा जाएगा ये पूरा इलाका। जी पूजा, हमने अपने दर्शकों को ये समझाया है कि ये पूरा विवाद क्या है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये विवाद है ये तो बहुत पुराना विवाद है, आजादी से भी पहले का विवाद है। क्या इस जगह पर इस तरह की हिंसा पहले भी होती रही है या जो कल हिंसा हमें देखने को मिली है ये अपने आप में पहली बार इतनी बड़ी हिंसा हुई है, और इतनी बड़ी हिंसा का कारण क्या है? बिल्कुल, ये लगभग 100 साल से भी पुराना विवाद है, ये जो सीमा विवाद है असम और मिजोरम के बीच। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो हिंसा होती रही है और साथ ही इंक्रोचमेंट होता रहा है, स्टैंड ऑफ होते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा कभी नहीं हुई कि 6 लोगों की जान चली जाती। असम की अगर बात करें तो लगभग 165 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो मिजोरम से जुड़ी हुई है। असम के जो 3 जिले हैं, काचर जो सिलचर के नाम से भी जाना जाता है,
और साथ ही और 2 जो जिले हैं वो मिजोरम के 3 जिले से सटा हुआ है, आइजोल, मामित और कोलासिब। तो ये तीनों जो जिले हैं असम के भी, वहां पर कई बार देखा गया है कि मिजोरम की तरफ से एनक्रोचमेंट किया गया है। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि ये जो फॉरेस्टेड एरिया है जहां हम गए थे, आज पहुंचे थे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, वो असम की सीमा में पड़ता है, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कल जब ये वाकया होता है वो इसलिए भी होता है कि असम मिजोरम के साइड से जो है वहां पे एक सड़क निर्माण करने का काम शुरू हुआ था और पिछले कुछ ही महीनों पहले इस पूरे जंगल के बीचों बीच कुछ फार्मर्स के लिए एक अस्थायी कैंप बनाया गया था जो असम पुलिस की ओर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन विवाद है 2 अग्रीमेंट को लेकर जो ब्रिटिश पीरियड में साइन हुए थे। पहला अग्रीमेंट हुआ था 1875 में और दूसरा अग्रीमेंट हुआ था 1933 में, जहां एक तरफ असम ये कहता है कि वो 1933 के अग्रीमेंट के तहत स्टेटस को मेंटेन कर रहा है और जो विवादित इलाका है वो उनकी सीमा में पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मिजोरम राज्य का ये स्टैंड है कि जब 1933 का अग्रीमेंट साइन हुआ तब मिजो सिविल सोसाइटी को कंसल्ट नहीं किया गया था, इसलिए जो पुराना अग्रीमेंट है लगभग 1875 में जो साइन हुआ था उसके तहत वो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं और वो जो विवादित इलाका है, जो नो मैन्स लैंड है, वो उनकी सीमा में पड़ता है। जी पूजा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जानती हैं ये ऐसा इलाका है जहां हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी काफी दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। चीन की नजर इस पूरे इलाके पर बनी रहती है, बांग्लादेश की नजर भी इस पूरे इलाके पर बनी रहती है। ऐसी भी खबरें हमें मिल रही हैं कि जहां पर हिंसा हुई वहां बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इसमें कोई ऐसी भी साजिश देखते हैं कि इस पूरे मामले को कहीं से कोई हवा दी गई हो? बिल्कुल, अगर मैं आपको डेमोग्राफी की बात करूं तो सिलचर या फिर बराक वैली का जो इलाका है असम का, यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। फिर चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है या फिर बांग्ला भाषी के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो असमीज बोलते हैं। तो कल जब ये खूनी संघर्ष हो रहा था तब मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया कि असम सरकार पुलिस की मदद से इस पूरे विवादित इलाके में बांग्लादेशी को वहां पर बसाना चाहती है और उसी के लिए वो पुलिस की मदद भी ले रही है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये कोई बांग्लादेशी या फिर ये कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं है, ये बिल्कुल एक लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है और इसको पॉलिटिकल चश्मे से भी ना देखा जाए। और साफ कह दिया उन्होंने कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तभी ये जो है हिंसक झड़प होती है। लेकिन अभी तक ये जो बांग्लादेशी की बात की जा रही है, ये पूरे आरोप को असम सरकार सिरे से नकार रहा है। जी पूजा, अब आखिरी सवाल, ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत तनाव था, जहां कल ही इतनी हिंसा हुई है, 5 लोग मारे गए हैं। ऐसी जगह पर जाना और वहां से रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं होता और आप भी मेरे ख्याल से 8-10 घंटे का सफर तय करके आज यहां पर पहुंची हैं। आपका अपना अनुभव क्या रहा जब आप यहां पर आई? आपको डर लग रहा था? क्या किसी ने आपको कोई चेतावनी दी? क्या आपको एक बार ऐसा लगा कि आप भी ऐसी हिंसा में फंस सकती हैं? यानी आपके लिए, आप तो एक युवा रिपोर्टर हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी ऐसी जगह से रिपोर्ट करना? बिल्कुल सुधीर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और चैनल का जो हमेशा मेरे जैसे युवा रिपोर्टर, जैसा कि आप कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम ऐसे चैलेंजिंग और एडवेंचरस असाइनमेंट पर जा पाए। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने असाइनमेंट्स किए हैं या इतने चैलेंजिंग इलाके में पहुंचे हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की है, हमारे लिए अब जो है डर लगना लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा की जान जा सकती है, उससे ज्यादा और क्या होगा। तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर जान जाती है तो भी फिर ठीक है, लेकिन ये हमारा काम है, ये करते रहेंगे। जहां तक कोई नहीं पहुंचेगा वहां तक हम पहुंचेंगे और हमारे दर्शकों के लिए वो सारी स्टोरीज हम लेकर आएंगे जो उन तक पहुंचनी बेहद जरूरी है।
थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए आप, और हमारे जितने दर्शक हैं जी न्यूज के, जिनकी संख्या करोड़ों में है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग आपकी इस बहादुरी की तारीफ करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आपके इस जज्बे को सलाम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारी जो संवाददाता हैं पूजा मेहता, वो वहां पहुंच चुकी हैं और अब आने वाले दिनों में आपको वहां से और बड़ी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी इस पूरे इलाके से। और आप तो जानते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों से चलता है, और वहां से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व राज्य जो हैं वो बहुत दूर हैं, और वहां पर हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना तो जाना चाहता है ना वहां की खबरों को महत्व देता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए उत्तर पूर्व राज्य और उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग उतने ही प्रिय हैं जितने बाकी की जगहों पर रहने वाले दर्शक, और हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। और ये इतनी बड़ी खबर हुई थी, ऐसा हो नहीं सकता था कि जी मीडिया का कोई संवाददाता तुरंत वहां पर ना पहुंचे। असम और मिजोरम सीमा विवाद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर अहम जानकारी दी, और गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह बताया है कि इस समय असम का अपने 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। एक से नहीं, 4 राज्यों से। इनमें मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के साथ भी असम का सीमा विवाद है। इसी तरह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बीच भी सीमा को लेकर हमारे देश में विवाद है, और इसी तरह का विवाद लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच भी है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा और कुछ और क्षेत्रों को लेकर विवाद की स्थिति है। तो हमारे अपने ही देश में हमारी अंदरूनी सीमाओं को लेकर कितने विवाद हैं आप देख लीजिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन राज्यों के सीमा विवाद का निपटारा करवाने में केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ एक सूत्रधार की तरह है, जिससे इनका समाधान आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से निकल सके। लेकिन असली काम इन्हीं राज्यों और इनकी सरकारों को करना है। दूसरे देशों के साथ लगी भारत की सीमाओं पर तो शांति है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ राज्यों के बॉर्डर्स अशांत हैं। एक बॉर्डर हमने आपको दिखा दिया, असम और मिजोरम की तरह। अब दूसरा बॉर्डर देखिए, और यह बॉर्डर है दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, जो वहां से भी हिंसा की खबरें आई हैं। इस बॉर्डर पर किसान पिछले 8 महीनों से धरने पर बैठे हैं, और किसानों ने यह हिंसा तब की है जब इसी धरने में शामिल एक किसान नेता ने खालिस्तान की आलोचना करने की हिम्मत दिखाई। यानी उसने जैसे ही खालिस्तान की आलोचना की, उसकी पिटाई हुई, उसके साथ हिंसा हुई। इसी महीने की 21 तारीख को किसान नेता रुल्दू सिंह ने अपने एक भाषण में खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरवाले की निंदा की थी। इसके बाद कल रात किसानों के गुट ने उनके टेंट पर हमला कर दिया, और इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस किसान को 15 दिन के लिए किसान आंदोलन से भी बाहर कर दिया गया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि इस किसान नेता ने भड़काऊ भाषण दिया था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन इस किसान नेता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने इशारों में भिंडरवाले की निंदा की, और प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पर भी युवाओं को भड़काने के आरोप लगाए, और इसी बात पर उनके ऊपर हमला हुआ और उनकी ये हालत कर दी गई। ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੰਡੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭੜਕਾਈ ਗਿਆਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 25000 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭੌਂਕਦਾਗਾ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਫਲਾਨਾ ਚੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੌਂਕਦਾਗਾ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਤਰਵਾਰਾਂ ਚੱਕ ਲੋ ਗੰਡਾਸੇ ਆਹ ਕਰ ਲੋ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਭੜਕਾਈਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। तो इस किसान नेता का हमने पुराना बयान दिखाया आपको, जिसकी वजह से इनके साथ हिंसा हुई और इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब आप विडंबना देखिए, इसी किसान आंदोलन के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने अपशब्द कहे जाते थे, कितनी नारेबाजी होती थी, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। आपको याद होगा एक बार तो यह कह दिया गया था कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही हाल नरेंद्र मोदी का भी करेंगे। और इसी मंच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। लेकिन इसी मंच से अगर एक किसान नेता ने आतंकवादी की निंदा कर दी
खालिस्तान का विरोध कर दिया तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और यही बात अब इस आंदोलन की सच्चाई बन गई है। ये बात आपको इसलिए दिखा रहे हैं आज हम, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं और कैसे ये विरोध प्रदर्शन अब हाईजैक हो चुका है। इसलिए ये मत समझिए कि हम विरोध प्रदर्शन के बारे में ऐसी खबरें दे रहे हैं तो हम किसानों के खिलाफ हैं। हम अपने देश के किसानों के साथ हैं, शुरू से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। किसानों को लेकर सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग और सबसे ज्यादा खबरें हम ही ने इस देश को दिखाई हैं। किसानों का हमेशा साथ दिया है, लेकिन जिस तरह के लोगों ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है, अब उससे यह साबित होता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है अब ये किसानों के हाथों से निकल चुका है और अब ये दूसरी शक्तियों के हाथ में चला गया है। किसानों के इस धरने की वजह से देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी अब खतरा पैदा हो गया है। जहां जहां ये धरना चल रहा है उसके आसपास के इलाके और शहरों की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए अब हम इस आंदोलन की वजह से हरियाणा को हुए 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का विश्लेषण करेंगे। हम बॉर्डर की जो बात कर रहे थे, आपको बॉर्डर, पहले तो हमने आपको 2 राज्यों का, मिजोरम और असम का बॉर्डर दिखाया और अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर। और इस बॉर्डर पर भी हम किसी शत्रु का नुकसान नहीं कर रहे, अपने ही लोगों का और अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है बहादुरगढ़। जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं उन्होंने इस शहर के बारे में जरूर सुना होगा और आप में से ज्यादातर लोगों को शायद यह बात नहीं पता होगी कि भारत में हर साल जितने भी नॉन लेदर शूज यानी बिना चमड़े वाले जूते बनते हैं उनमें से 60% जूतों का उत्पादन इसी जगह यानी बहादुरगढ़ से होता है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इनका उत्पादन घटकर अब सिर्फ 10% रह गया है और उस उद्योग को अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब इस उद्योग से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को यह आशंका है कि अगर किसान टिकरी बॉर्डर से हटे नहीं तो इस पूरी इंडस्ट्री पर चीन की कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज के मुताबिक बहादुरगढ़ में वर्ष 2006 में फुटवेयर इंडस्ट्री की बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई थी। इससे पहले भारत में 80% नॉन लेदर शूज चीन से बनकर आते थे, लेकिन वर्ष 2020 तक इसमें चीन की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 2% रह गई। यानी ये मेड इन चाइना पर मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अब किसानों के धरने की वजह से स्थितियां एक बार फिर से चीन के पक्ष में जा रही हैं। बहादुरगढ़ में इस समय जूतों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 12,000 से ज्यादा है, जिनसे करीब 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस आंदोलन से पहले बहादुरगढ़ की इन फैक्ट्रियों में हर रोज 16 लाख जूते बनते थे, लेकिन हर साल यहाँ की फैक्ट्रियों में 60 करोड़ जूतों का निर्माण होता था। लेकिन अब यह उत्पादन या तो पूरी तरह बंद हो चुका है या बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका कारण यह है कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने की वजह से अब इन फैक्ट्रियों से जूतों को दिल्ली तक पहुंचाने में 9 से 10 घंटे का समय लगता है, जबकि पहले इसमें सिर्फ 1 से 2 घंटे लगते थे। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर करीब 11 किलोमीटर लंबे रास्ते को घेर लिया है, इसलिए अब ट्रकों को दिल्ली पहुंचने के लिए 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और ये ट्रक दिन भर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और शाम को ही इन्हें बहादुरगढ़ से निकलने की इजाजत मिलती है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की लागत अब 4 गुना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, हिंसा के डर की वजह से इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी अब यहां आने से बचने लगे हैं, या तो वो पहुंच ही नहीं पाते और अगर पहुंचते भी हैं तो बहुत देर से और बहुत परेशानियों से। इससे परेशान होकर बहादुरगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और टिकरी बॉर्डर को खुलवाने की अपील की है। लेकिन किसानों की जिद देखकर लगता है कि 7.5 लाख लोगों की रोजी रोटी पर आया ये संकट उन्हें परेशान नहीं कर रहा। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, सच जब तक अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। और ठीक इसी तरह नए कृषि कानूनों के नाम पर फैलाया गया झूठ पिछले 8 महीनों में दुनिया के कई चक्कर लगा चुका है, जबकि सच जूते के फीते बांधना तो दूर, जूतों की फैक्ट्री से भी अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन आज हमने इसी सच को आप तक पहुंचाने के लिए बहादुरगढ़ के इस जूता उद्योग पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि जब किसी देश में आंदोलन का आधार झूठ बन जाता है तो कैसे दुश्मन देश इसका फायदा उठाते हैं।
भारत के जूतों के बाजार में चीन के कब्जे की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। भारत में बिना चमड़े के बने जूतों में से 60% हरियाणा के बहादुरगढ़ में तैयार किए जाते हैं। 2006 में हरियाणा की जूता फैक्ट्रियों ने इस उद्योग को चीन के हाथों से छीन लिया था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यह उद्योग अब किसी पुराने जूते की तरह ही चरमराने लगे हैं। जो बड़ी बड़ी भारतीय कंपनी है उनकी भी यहाँ पे फैक्ट्रीज है, लेकिन हालत क्या है? हालत आप पहले देखिए कि कहीं पे वर्कर नहीं है, कहीं पे फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं जा पा रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। कारण उसका ये आप देख सकते हैं, जो आपको सामने टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये उस तथाकथित किसान आंदोलन के टेंट हैं जो बीते 26 नवंबर से देश के 3 बड़े हाईवेज को बंधक बना चुका है। इन फैक्ट्रियों में बनने वाले जूते पहनकर ही देश के ज्यादातर लोग सर्दी, गर्मी और बरसात का सामना करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से 7.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस उद्योग के पांव तले जमीन और जूते दोनों खिसक गए हैं। माल नहीं आता, फिनिश गुड नहीं जाता, ये एक चेन है। तो इसलिए जितनी जल्दी अगर हो सके हमें राहत मिल जाएगी तो उद्योग बर्बाद होने से बच जाएगा। वरना ये खाली बहादुरगढ़ का नुकसान नहीं है, ये देश का भी नुकसान है। जब यहाँ फैक्ट्रियाँ ही बर्बाद हो जाएंगी, बैंकों के कर्जे चढ़ जाएंगे, वर्करों को हम टाइम पे तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो इंडस्ट्री जो 7 साल में मेहनत करके बनी है वो पूरा फुटवेयर उद्योग एक प्रकार से बर्बाद होने की तरफ चला जाएगा। बहादुरगढ़ की 12,000 फैक्ट्रियां किसान आंदोलन से पहले हर रोज 16 लाख जूतों का निर्माण किया करती थी। तब सालाना टर्नओवर 25 से 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन पिछले 9 महीनों में प्रोडक्शन और टर्नओवर दोनों घटकर 10% रह गए हैं। फैक्ट्रियों में मजदूर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें 3 गुना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और दूसरा वो किसान आंदोलन में हिंसा का शिकार होने से डरते हैं। ऐसे किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव आप अभी यहाँ देख ही रहे होंगे। यहाँ जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसमें से ज़्यादातर मशीनें खाली पड़ी है। जब ये अगस्त का महीना है, यहाँ पे इस टाइम तो पैर पे पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। ये सारा किसान आंदोलन की वजह से है कि न यहाँ पे माल आ पा रहा है, न यहाँ से माल जा पा रहा है, न एंटरप्रेन्योर अपने घर से टाइम से आ सकता है, न व्यापारी कोई यहाँ से आ सकता है। लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर आस पास के बॉर्डर की गाँव से आती थी, वो लेबर नहीं आ पा रही है, आती है। अच्छे और भी कई समस्याएं होगी जो मैं अभी कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उससे बाकी लोगों को शायद तकलीफ हो सकती है। आज लेबर का बड़ा बुरा हाल हो गया है, जो लेबर आना चाहिए वो भी नहीं आ पाती है, घर से निकल जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फैक्ट्री मालिक टीकरी बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार ने अब तक 2000 फैक्ट्रियों पर ताला लगवा दिया है। बंद पड़ी मशीनें हैं। इन मशीनों पर किसान आंदोलन से पहले यहाँ पर लोग काम करते थे। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता था उसको फिनिशिंग दी जाती थी, उसके बाद वही मटेरियल मार्केट में जाता था, जो कि इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता था। जो यहाँ के मालिक हैं उनका कहना ये कि चूँकि किसान आंदोलन की वजह से भय का माहौल एक बनाया जा रहा है रस्तों को बंद करने की वजह से, जिस कारण यहाँ पर जो भी लेबर है या फिर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे। नतीजा यह है कि इस उद्योग को चलाने वालों की लागत 4 गुना बढ़ चुकी है और बैंक से लिए कर्ज पर लगने वाला ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है। काम इंडस्ट्री में नहीं होंगे तो कहाँ से इंडस्ट्री वाला उनकी सैलरी देगा, कहाँ से? क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट इंडस्ट्री पे पड़ रहे हैं। इस टाइम इंडस्ट्री मरी पड़ी है तो कैसे करेगी? लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हमारी इंडस्ट्री को हो चुका है और अब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। इन फैक्ट्रियों में जो थोड़ा बहुत माल भी तैयार हो पाता था वो भी टीकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाता है। जो दिल्ली इन ट्रक चालकों के लिए कभी 1 घंटा दूर हुआ करती थी, अब 8 से 10 घंटा दूर हो गई है। 3 घंटे में पहुँचे तो वहाँ 7-8 घंटे लगते हैं, इतना जाम ही हो जाता है। अच्छा, टिकरी बॉर्डर से निकलते हुए कितना समय लग जाता है? टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पहुँचने में बहड्डे पहुँचने 7-8 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, आज 2 घंटे का रास्ता नहीं है। जबकि सर अभी तो फंसा हूँ, कम से कम 9 बज जाएगा निकलते मुझे यहाँ से। आप भी ट्रक ही चलाते हैं? रोज वो ट्रक सामने खड़ा नहीं रहा है। अब जो कि तय करने के लिए कब ये खोले बॉर्डर कब ना खोले, अब सारे दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। अच्छा, माल बन के जा नहीं पा रहे, क्यों ट्रांसपोर्टर लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट की कीमत 3-3, 4-4 गुना हो गई है, जो किसान आंदोलन की वजह से है। आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन करना चाहिए, परंतु हमारा गवर्नमेंट को टारगेट करें, हमारी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं जूतों के उद्योग पर फिर से चीन की कंपनियों का कब्जा ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया
तो मेड इन इंडिया एक बार फिर मेड इन चाइना से हार जाएगा। इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को एक बार इस उद्योग से जुड़े लोगों के जूतों में अपने पैर डालकर इनका दर्द महसूस करना चाहिए। शिवांक मिश्रा, बहादुरगढ़, जी मीडिया। कहते हैं कि बहुत बार बड़ी बड़ी समस्याएं इसलिए दूर हो जाती हैं, उनका हल निकल आता है अगर आप झुककर सामने वाले को समझाने की कोशिश करें तो। इसलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसकी आज राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है। आज आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखनी चाहिए जब दिल्ली में उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुककर प्रणाम किया। ममता बनर्जी इन दिनों विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिर झुकाकर ममता बनर्जी का अभिवादन इस तरह से स्वीकार किया जैसा अभी हमने आपको इस तस्वीर में दिखाया। यह तस्वीर है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है और राजनीति में कहते हैं कि बहुत बार बयानों से ज्यादा तस्वीरें काम करती हैं और यह तस्वीर आज बहुत कुछ कह रही है। जासूसी और किसानों के मुद्दे पर ममता बनर्जी इन दिनों प्रधानमंत्री पर लगातार हमला बोल रही हैं, लेकिन आज जब 70 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने 66 वर्ष की ममता बनर्जी को झुककर प्रणाम किया तो उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि राजनीति में मुद्दों को सुलझाने के लिए आक्रामकता नहीं, विनम्रता की जरूरत होती है। आपको याद होगा दोनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे को न जाने क्या क्या तब कहा था, लेकिन चुनाव प्रचार अलग बात होती है और जब आप बाद में एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के तौर पर मिलते हैं तब बात अलग होती है। ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आज अपनी एक छोटी सी कार में बैठकर वहां पहुंची। उनका ये एक सिग्नेचर स्टाइल है। मुख्यमंत्री आपने देखा होगा जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं तो वो लंबा चौड़ा काफिला बड़ी गाड़ियों में बैठकर आते हैं जिनमें उनकी सिक्योरिटी भी होती है, बाकी लोग भी होते हैं, काफिला आता है मुख्यमंत्री का। लेकिन ममता बनर्जी एक बिल्कुल देश की सीधी सादी महिला की तरह एक छोटी गाड़ी में बैठकर एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसे के लोग जैसे जाते हैं वो ऐसी गाड़ी में बैठकर आती हैं। वो पश्चिम बंगाल में भी छोटी गाड़ी में ही बैठकर जाती हैं और यहां पर भी, और आज वो कुछ इस तरह इस अंदाज में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई। और वैसे तो ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री से वैक्सीन के मुद्दे पर भी बात की, लेकिन इस मुलाकात की तस्वीरों ने यह बता दिया कि दोनों नेताओं को अपने अपने वोटर्स का पूरा ख्याल है। और आपने देखा होगा अक्सर कि नेताओं की जो सारी भाव भंगिमाएं होती हैं वो बाहर एक संदेश देने के लिए होती हैं। और इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा भी कि मुलाकात के दौरान माहौल बड़ा अच्छा था। उन्होंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री बहुत स्वस्थ लग रहे थे, मानसिक रूप से शांत थे और कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक था। यानी वो ममता बनर्जी जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़े गुस्से में रहती हैं, आक्रामक रहती हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद शांत दिखाई दी। आपको जीत की बधाई दी। मूड वाज जीत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। मूड वाज गुड एंड यू आर क्वाइट ओके, आई थिंक सो। हेल्थ वाइज और माइंड वाइज ओके। तो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का मूड बड़ा अच्छा था, मूड वाज गुड। अब 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप भी अपना मूड फ्रेश कर लीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इंटरनेट पर भुला देने के अधिकार पर एक बिल्कुल नई किस्म की रिपोर्ट दिखाएंगे और यह सवाल उठाएंगे कि जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, जिस तरह आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस बात को याद नहीं करना चाहते, क्या इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है,
ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। आपके जीवन में बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप भुला देना चाहते हैं। कई बार आप दूसरों को कहते हैं कि आपको इस पर बात नहीं करनी। कई बार आप कहते हैं छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अगर आपकी कोई बात इंटरनेट पर आ जाए तो इंटरनेट उसे कभी ना तो भूलता है और ना ही लोगों को भूलने देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ना कोई गलती की है या कभी उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर गलत आरोप लग गए और गलती से उन्हें शिकार बना दिया गया। ये लोग उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन इंटरनेट इनकी गलतियों को भुलाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। या मान लीजिए कि अदालत ने बहुत सारे लोगों को सजा दे दी, उन्होंने सजा काट भी ली। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में और कुछ ऐसा घटा है जिसे अब वो भूलना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट भूलने नहीं देता। आज भी इंटरनेट पर ऐसे लोगों के नाम के सामने वही गलतियां आती हैं, वही अपराध आ जाते हैं, वही वीडियो आ जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर अपने आप को भुला देने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, क्या उसी तरह इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? आज हम इसी सवाल को देश के सामने रखेंगे, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में ये एक नई चुनौती है। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य की कभी कोई निर्मम हत्या हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो तस्वीरें उन्हें दोबारा देखने को ना मिलें। लेकिन इंटरनेट पर बार बार वो तस्वीरें आती हैं, बार बार वो वीडियोस आते हैं और जो परिवार है वो जीवन भर उस घटना को भूल नहीं पाता। आशुतोष कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा है कि 2009 में उन्होंने मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिल चुकी है। लेकिन इंटरनेट पर आज भी उनकी इस गलती की तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। आशुतोष टेलीविजन पर कुछ रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए भारत में बहुत सारे लोग उन्हें शायद जानते भी होंगे इन रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने की वजह से। आज भी जब कोई इंटरनेट पर उनका नाम सर्च करता है तो वही पुरानी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं। इसलिए राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भुला देने के अधिकार के तहत इन तस्वीरों और वीडियोस को हटा देने की अपील इस व्यक्ति ने अदालत से की है। यह साफ है कि अगर आपके जीवन में कभी कुछ गलत आपने किया है
या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी यादों से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो बात इंटरनेट पर मौजूद है, तो आपकी एक भूल भी इंटरनेट पर शूल बनकर आपको हमेशा के लिए चुभती रहेगी। बात सिर्फ गलतियों की नहीं है। अगर आपके साथ कोई दुखदाई घटना भी हुई है और उसकी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, तो इसे भी वहां से हटाना लगभग नामुमकिन है। और वो जो तस्वीरें आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, वो बार बार इंटरनेट पर आपके सामने आती रहेंगी। बार बार लोग उन्हीं तस्वीरों को आपको भेजते रहेंगे, उन्हीं तस्वीरों के आधार पर आपकी यादों को कुरेदते रहेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार देता है और भुला देने का अधिकार भी राइट टू प्राइवेसी के दायरे में ही आता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मूलभूत अधिकार माना था। इसी तरह लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल फिलहाल लंबित है। इस बिल में राइट टू बी फॉरगॉटन का जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसे यह तय करने का पूरा हक है कि वो दूसरों को इसका इस्तेमाल करने देना चाहता है या नहीं। मोटे तौर पर इस प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति यह फैसला ले सकता है कि जिन कंपनियों के पास उसका डेटा मौजूद है वो इसका इस्तेमाल करें या ना करें। अगर यह बिल पास हो गया तो आपको इंटरनेट पर मौजूद अपने डेटा को हटाने का या उसमें बदलाव करने का हक मिल जाएगा। अपने फोटो, अपने वीडियोस और आपसे संबंधित जितना डेटा है उस पर आपकी मर्जी चलेगी। हालांकि इस पर फैसला लेने का अधिकार डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को होगा। वर्ष 2020 में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इंटरनेट पर सार्वजनिक हो चुकी जानकारियों को वापस लेना ऐसा ही है जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालकर वापस उसमें डालना। यानी यह लगभग असंभव सा काम है। एक बार टूथपेस्ट अगर ट्यूब से निकल गया तो अब वापस नहीं जाएगा। यह लगभग वैसी ही बात है। इंसानों की दुनिया में यादों को भुला देना सामान्य बात है और याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को इसी आधार पर विकसित किया है। आपके मन में बसी कोई भी याद समय के साथ साथ धुंधली हो जाती है या इसमें बदलाव आने लगते हैं। जैसे आपको आज अपने बचपन की बहुत सारी चीजें याद नहीं होंगी या होंगी भी तो बहुत धुंधली याद होगी। इससे लोगों को दुख से उबरने में भी अक्सर मदद मिलती है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि वक्त जो है वो एक मरहम की तरह होता है। बड़े से बड़े दुख को भी आप वक्त के साथ धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट आपको भूलने नहीं देता। अतीत को भूल जाने से लोग वर्तमान पर ध्यान लगा पाते हैं और भविष्य के बारे में योजनाएं भी बना पाते हैं। और दुनिया भर की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने अतीत से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं वो वर्तमान में जी नहीं पाते। यानी कुछ नया सीखने के लिए कुछ पुराना भुलाना ही पड़ता है। लेकिन इंटरनेट मस्तिष्क के इस याद रखने और भुला देने वाले संतुलन को बिगाड़ रहा है। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में मौजूद तस्वीरों, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को भी तब तक डिलीट नहीं करते जब तक आपकी स्टोरेज जो है फोन की या लैपटॉप की वो भर ना जाए। और ये तस्वीरें और वीडियोस कई बार आपको वो सब कुछ याद दिलाते हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। मान लीजिए आपके अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी यादें आपको जीने नहीं दे रही, तो आप उसे भुलाना चाहेंगे। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह आप फेसबुक खोलते हैं और फेसबुक आपको उसी व्यक्ति के साथ आपकी यादें दिखाने लगता है। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। इंटरनेट पर आपकी गलतियां, आपके गम और आपके गुनाह सब सदा के लिए सेव हो जाते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर मौजूद आपके गुनाहों को एक पेन ड्राइव पर स्टोर करके आपसे कह सकता है कि मेरे पास तुम्हारे 10 GB गुनाह हैं। वैसे तो जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप इसे गम, गलतियों और गुनाहों का बही खाता भी कह सकते हैं। इसे कुछ और उदाहरणों के जरिए आप समझिए। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के डायरेक्टर को उनके 31 साल पहले दिए गए बयान की वजह से हटा दिया गया। ये बयान भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें वो जापान में हुए नरसंहार का मजाक उड़ा रहे हैं और उसी के आधार पर आज उनके साथ उन पर इतना बड़ा एक्शन हो गया। कुछ वर्ष पहले कनाडा के एक डॉक्टर को अमेरिका में इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारी ने उसका नाम इंटरनेट पर सर्च किया और वहां उसने एक आर्टिकल में कई वर्ष पहले ड्रग्स लेने की बात मानी थी। इसी तरह अमेरिका में ही एक महिला को इसलिए टीचर की नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि नौकरी देने वालों को इंटरनेट पर उनकी एक ऐसी तस्वीर मिल गई जिसमें उनके हाथ में शराब का एक गिलास था। इंटरनेट पर मौजूद गम, गलतियों और गुनाहों का रिकॉर्ड
आपके मन पर क्या असर डालता है, ये जानने के लिए आज हमने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात की और उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आप सबको सुनना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप एक शादी का एल्बम देख रहे हैं या कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो वो सारी मेमोरीज आपको जगती हैं, चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट मेमोरीज हो। तो जब अनप्लेजेंट वो पिक्चर्स वायरल होती हैं या वो स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं, तो उससे जो भी एसोसिएटेड नेगेटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, वो क्रिएट होती हैं, वो आपकी जेहन में बार बार आती हैं और फिर पैनिक अटैक्स क्रिएट करते हैं, जो कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में पर्सनल डोमेन्स, प्रोफेशनल डोमेन्स दोनों ही हैम्पर होते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन का हक हासिल है और अगर वहां के लोग शिकायत करते हैं तो इंटरनेट सर्च इंजन्स को जानकारियां हटानी पड़ती हैं। अमेरिका में भी ऐसा कोई नियम इस समय नहीं है, लेकिन वहां भी कई वर्षों से इसकी मांग हो रही है और जैसा हमने आपको बताया, भारत के लोगों को यह अधिकार देने वाला बिल अभी लोकसभा में प्रस्तावित है, अभी वहां पास नहीं हो पाया है। अगर आप इंटरनेट पर मौजूद अपनी जानकारियों को मिटाना चाहते हैं या इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके अब भी अपना सकते हैं। हम आज आपकी कुछ मदद करते हैं इसमें। पहला तो ये कि आप अपने इंटरनेट ब्राउजर का इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में ही इस्तेमाल करें। ये आप ध्यान रखिए, ब्राउजर का इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप अपना नाम और जानकारी इंटरनेट पर डालकर देखें कि आपको क्या दिखता है। जिस वेबसाइट पर आपको आपका नाम दिखे, आप उस वेबसाइट से संपर्क करें और अपने डेटा को हटाने के लिए उससे कहें। इसके अलावा आप डेटा ब्रोकर्स की भी मदद ले सकते हैं। ये वो इंटरनेट कंपनियां होती हैं जो आपके डेटा को अलग अलग जगह से जमा करती हैं और फिर इसे आगे बेच देती हैं। आप इन कंपनियों को इनकी फीस चुकाकर, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम अब बिना पैसे के तो होता नहीं है, इसलिए आपको इनकी फीस चुकानी पड़ेगी और फिर पैसा देकर अपना डेटा हटाने के लिए आप इनसे कह सकते हैं। गूगल जैसे सर्च इंजन जियो ब्लॉकिंग की सुविधा देते हैं। आप अपनी जानकारियों की जियो ब्लॉकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के मामले में यह कंपनी ज्यादा मदद नहीं करती। इसके अलावा आप ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद आपके डिजिटल डेटा और जानकारियों को मिटाने का काम करते हैं, उन्हें इरेज कर देते हैं। इस समस्या और इसके समाधान पर आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से भी बात की है। वो क्या कहते हैं आप सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि भूल जाने की कला पर धर्म क्या कहता है। कोई भी सर्च इंजन है, ये सिर्फ गूगल की बात नहीं, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है सब इंडेक्सिंग बेस्ड सर्चिंग करते हैं कि जितने आप वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस को क्रॉल करके वो इंडेक्स पेजेस बनाते जाते हैं। जो आपका जैसे किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पर इंडेक्स होता है कि आपको कहाँ जाना है तो किस पेज नंबर पर वो मिलेगा, तो उसी बेस पर पूरी एल्गोरिथम काम करती है। यदि वो चीज़ वहाँ से हटा दी जाए तो आप उस पेज पर सीधे नहीं उस कंटेंट पर सीधे नहीं पहुँच सकते, उस कहानी पर सीधे नहीं पहुँच सकते। तो यही एक टेक्निकल तरीका होता है। तो जितने भी सर्च इंजन है उनको एक रिक्वेस्ट दी जाएगी कि आप उसको अपने इंडेक्स पेजेस से डीलिस्ट कर दें, उसको हटा दें ताकि वो सर्च में ना आए। ये चीज़ टेक्निकली संभव है, बहुत आसान इसलिए नहीं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी एल्गोरिथम एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैन धर्म अक्सर मिच्छामी दुक्कड़म पर जोर देता है। मिच्छामी का अर्थ होता है क्षमा और दुक्कड़म का मतलब होता है बुरे कर्म, यानी बुरे कर्मों को क्षमा करना। आप चाहें तो अपने जीवन में भी इसे अपना सकते हैं और लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर सकते हैं या उनकी गलतियों को भुला भी सकते हैं। और यही नीति इंटरनेट कंपनियों को भी अब अपनानी चाहिए। इजराइल के मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी कहते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट कंपनियों को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्री और आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले लोगों को भी अपनी कंपनी में भर्ती करना होगा ताकि इंटरनेट की दुनिया इंसानी संवेदनाओं को समझने में भी सक्षम हो पाए। ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग की अपनी नई नई चुनौतियां हैं और ये एक बिल्कुल नई चुनौती है जो दुनिया भर के लोगों के सामने आकर खड़ी है। इसलिए आज हमने आपको इस पर यह विस्तृत रिपोर्ट दिखाई। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको जी टीवी वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। DNA पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। Good evening and welcome to Z News Bulletin. जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ DNA। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2015 में आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन मेघालय के शिलोंग में हुआ था। वो शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे और तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम में अहम योगदान के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और उनकी सादगी के लिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। वर्ष 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से अंग्रेजों ने सुरक्षा बल की स्थापना की थी, लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1949 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम बदल दिया था। सरदार पटेल ने इसकी सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया था और सीआरपीएफ में इस समय 3 लाख से ज्यादा जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम सीआरपीएफ के सभी जवानों को सलाम भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। वर्ष 1866 में आज ही के दिन अटलांटिक केबल का काम पूरा हो गया था। इसी के साथ अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ मौजूद यूरोप और अमेरिका के देशों के बीच संचार व्यवस्था शुरू हुई थी। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। ये बात वर्ष 1921 में आज ही के दिन पहली बार सिद्ध हुई थी। कनाडा के बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च किया था। और फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अमजद खान का निधन वर्ष 1992 में आज ही के दिन हुआ था। अपने 20 साल के करियर में अमजद खान ने करीब 130 फिल्मों में काम किया और फिल्म शोले में उनकी जुबान से निकले डायलॉग्स हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित डायलॉग्स रहे हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर भविष्य में आजाद रहना चाहते हैं तो अतीत की यादों के गुलाम कभी मत बनिए। नमस्कार। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Good evening and welcome to Z News Bulletin.